आज क्वांटम नंबर्स करते हैं। एक्चुअली क्वांटम नंबर्स अपन को पूरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे, तो वो एक बिल्कुल नया टॉपिक होगा थोड़ा सा अपने लिए, और अपने लिए पूरी केमिस्ट्री में 11th और 12th में पूरा यूजफुल होगा। ठीक है, तो इससे अपन को काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो अपने अगला चैप्टर है ना, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, वो भी अगर अपन क्वांटम नंबर समझ में आ जाते हैं तो वो भी अपन इजीली समझ पाएंगे। और अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर्स जो है, एक्चुअली कुछ क्वांटम नंबर से तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर। ठीक है, तो एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जस्ट 2 मिनट्स वेट करते हैं अपन, देन वी विल स्टार्ट our topic and class। अदन पढ़ाई कैसी चल रही है बाकी? सर ठीक चल रही है, बस थोड़ा बर्नआउट हो जाता है ना, क्योंकि सिलेबस मतलब बहुत ही ज्यादा है। 10th में बहुत आसान था, इससे ज्यादा। हाँ, एक सबसे 10th बड़ी दिक्कत जो आती है ना, मुझे भी याद है कि मैं जब 10 से 11th में आया था ना, तो केमिस्ट्री में सबसे अजीब सी दिक्कत आती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, मैथ्स में भी बहुत डिफरेंस होता है, फिजिक्स में भी बहुत डिफरेंस होता है ना। लेकिन आप लोग सर अच्छा केमिस्ट्री में ऐसा रहता है कि अभी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हमने जो पहले केमिस्ट्री पढ़ी है उसको थोड़ा अनट्रू कर देती है, कि थोड़ा अलग है, वो बात हो जाती है। एक्चुअली जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है कई सारी चीजें। ठीक है, तो इस कारण से देखो, आपको अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, और कुछ साल पहले तक तो मे बी 50 years बैक अगर आप देखोगे, तो पुरानी बुक्स अगर आप देखोगे तो उसमें इतनी एडवांस चीजें नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना। तो आप लोग बहुत एक तरह से लेटेस्ट नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन को दिक्कत तो आती है, बट इट इज गुड कि आप लोग बिल्कुल टाइम के साथ चल रहे हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से नए नए कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं। सिद्रा बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम कब है? सर अभी कुछ बताया नहीं है। अच्छा, तो आज अपन करते हैं क्वांटम नंबर्स। कि क्वांटम नंबर्स अपन स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, एक्चुअली वेव की इक्वेशन थी इलेक्ट्रॉन। अपन ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है ना, और जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ना, बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर भी होता है। ठीक है, उनके अंदर वेव कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल है तो वो एक जगह पर एक समय में एक ही जगह पर है। जैसे इस पेंसिल का टिप है, अगर ये पार्टिकल नेचर मानते हैं, मतलब ये एक समय में एक ही जगह पर है। और इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर होता है ना, ये अपन ने देखा। अलविया, वेलकम टू द क्लास बेटा, गुड इवनिंग। पुनीत, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। इवनिंग सर। तो क्वांटम नंबर अपन को ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ मिलेगा ये बताते हैं। अच्छा, इसमें 4 क्वांटम नंबर है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट इज जस्ट लाइक आवर पिन कोड। एक तो अपना एड्रेस होता है, उसमें अपना नाम होता है ना। पहले एक्चुअली सिटी का नाम, जैसे लेटर आता है तो सिटी से सेग्रीगेट होगा, फिर सिटी के अंदर जो अपना लोकेलिटी है उससे सेग्रीगेट होगा, फिर अपना जो सोसाइटी है, फिर अपना हाउस नंबर। इसी तरह एटम में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अलग अलग, ठीक है, वो उन्हीं का एड्रेस से क्वांटम नंबर्स बताते हैं। और 4 क्वांटम नंबर्स हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। एन, ठीक है, एल, एम एल, एन एस, 4 क्वांटम नंबर्स। ML है वो?
हाँ, एम भी कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी अपन डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, कुछ क्वांटम नंबर से तो आप पहले से ही फेमिलियर है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे क्वांटम नंबर, लेकिन हो सकता है क्वांटम नंबर आपने वर्ड ना सुना हो, आपने इसको दूसरे तरीके से पढ़ा है ना। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि अपन ने अभी जूनियर क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है, और अभी अपन सीनियर क्लास में आ चुके हैं 11th क्लास में। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वांटम नंबर्स हैं ये अपन को पूरी केमिस्ट्री में यूज में आएंगे, तो अपन इसको धीरे धीरे करेंगे। रिलैक्स रहना, कोई टेंशन मत लेना, कोई चीज नहीं आ रही तो पूछ लेना आराम से, है ना। बस एज सिंपल एज दिस, है ना। ज्यादा टेंशन मत लेना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर्स आर देयर एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन आपका उसके अंदर एनर्जी रहेगी, और वो अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट होगा, वो सब क्वांटम नंबर बताते हैं। तो पहला, लेट्स स्टार्ट क्विकली। पहला क्वांटम नंबर जो है दैट इज एन, ठीक है। ये वो क्वांटम नंबर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये जो एन है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको आप लोगों ने अंशिका शेल नंबर गुड के तौर इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, शेल नंबर के तौर पे भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एटम के अंदर अलग अलग शेल होते हैं। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, या ये शेल नंबर भी होता है। तो एटम के अंदर शेल क्या क्या हो सकती है अलविया, बताओ कौन कौन सी शेल नंबर रह सकता है। KLMNOP हाँ क्या, अच्छा। हाँ, देखो दो तरीके हैं, है ना। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपका, एक तरीका तो ये होगा कि आप KLMN लेटर कोड से डिनोट कर दो, उनके लेटर के नाम भी हैं, और या फिर नंबर से डिनोट कर दो। शेल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अभी तक अपने अर्थ पे जितने एलिमेंट्स है ना, उसमें 7 शेल तक के नंबर आया है, क्योंकि बाकी हायर एटॉमिक नंबर के तो मिलते भी नहीं, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। मान लो अपन स्पेस में किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए, तो वहां हो सकता है कि अपन को ज्यादा कोई, मिल हाँ, ज्यादा मिल जाए, है ना। तो अच्छा, इनको नंबर से डिनोट करते हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। और इनको अपन लेटर कोड से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर है KLMNOPQR एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनके ये नंबर से डिनोट किया जाता है, एन की वैल्यू है ये। और ये शेल नंबर अपन को क्या बताता है, बताएं जरा, शेल नंबर क्या बताएगा। सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर अपन को काफी सारी चीजें बताता है। सबसे पहली चीज जो शेल नंबर अपन को बताता है ना, वो तो है आपका कि आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक तो शेल नंबर आपको बताएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, तो जैसे अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है एटम का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो सबसे नजदीक घूम रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, वो के शेल के अंदर कहलाएंगे। के शेल, या बोला जाए तो एन के फॉर्म में बोला जाए तो n = 1 वन। वैल्यूशन, ठीक है।
इसी तरह से वी कैन हैव मोर शेल्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में आ सकते हैं वो कितने होंगे? सर फर्स्ट में 2888। हाँ फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम, हाँ वो भी सही बताया आपने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज इक्वल टू, मैं n के टर्म में बता रहा हूँ, 2n² होगा। समझ आ गया? तो k शेल में, k शेल वन, पहली शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 2 इंटू 1²। ठीक है। दूसरी शेल जो है l, इसमें n इक्वल टू 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इंटू 2²। 8। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल सही बोला। m शेल में बेटा कितने हो सकते हैं? तीसरी शेल में। सर वापस 8। हाँ उसका भी एक चक्कर है एक्चुअली, वो ठीक है, आपने सही बोला और कुछ गलत भी बोला है ना, वो अपन को अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली 2 इंटू 3²। समझ आ गया? 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पढ़ा तो भी तक ही पढ़ा था अभी तक, तो इसलिए। हाँ वो 8 वाली बात भी आप सही बोल रहे हो, मैं जानता हूँ आप किस लिए कह रहे हो, वो अभी आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल, है ना। और n शेल में फोर्थ शेल है, तो 2 इंटू 4² 6, है ना। तो 2 इंटू 4² कितना होगा? 16² इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो फोर्थ शेल में एंड सो ऑन। तो एक्चुअली ये अपन को शेल नंबर भी बताता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। शेल नंबर कैन टेल अस कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच शेल कैन होल्ड। तो ये आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो जैसे अपने पास अलग अलग शेल होंगी, है ना, तो और क्या क्या बता रहा है? एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बता ही दिए अपन को। ठीक है। इसने ये भी बताया अपन को कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है और उसकी एनर्जी कितनी है। समझ आ रहा है? क्योंकि देखो एक बात अपन को समझ में आ रही है कि जो पहला शेल है वो सबसे पास है, सबसे छोटे रेडियस का है ना। तो तीसरा पॉइंट जो अपन को ये एन बताएगा, ठीक है, वो क्या बताएगा कि इट टेल्स अस अबाउट, एन बोला जाए या शेल नंबर बोला जाए, हाँ पहली दूसरी तीसरी शेल ऐसे बोलते हैं अपन। और फर्स्ट शेल इज द इनर मोस्ट शेल, सेकंड इज आउटर, थर्ड इज आउटर, है ना। तो कौन सी सबसे इनर मोस्ट शेल है, कौन सी आउटर मोस्ट शेल है? ठीक है। तो शेल नंबर जो कि एन है टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस तो ये तो आप लोग जानते ही है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज, नई चीज नहीं बता रहा मैं, लेकिन पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है ये सारे पॉइंट्स एज अ ऑप्शंस आ जाते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली, वेरी क्लोजली। तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो एन जो शेल नंबर है टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट फ्रॉम द, किससे एवरेज डिस्टेंस बताएं जरा? न्यूक्लियस से, सेंटर से, है ना। हाँ न्यूक्लियस से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना एक एडवांटेज। ठीक है। और एक्चुअली शेल के अंदर जो होते हैं, एक्चुअली अभी तक तो आपने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके शेल में मौजूद है, ठीक है, दैट इज ट्रू। लेकिन
जो शेल है एक्चुअली एक तो डिस्टेंस बता रहा है, ये भी अपन ने अभी अभी देखा, और एनर्जी भी बता रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्शन फील कर रहा होगा न्यूक्लियस से, उसका खुद भी मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी है ना। तो जो आपका शेल नंबर है दैट टेल्स अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अपन एनर्जी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेल नंबर से, ठीक है। तो शेल नंबर जो है, अगला पॉइंट में लिख रहा हूँ, क्या बताएगा अपन को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस बात को, है ना। हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बोर्ड ने जो अपना मॉडल बनाया था उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेल के हिसाब से ही रखा था। बोर्ड को यही पता था कि पहला शेल होता है, दूसरा शेल होता है, तीसरा शेल होता है। अब बोर्ड ने जो मॉडल था वो ज्यादा डीप में नहीं गया, उसको भी शेल मालूम था और उसने शेल नंबर के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम की एनर्जी बताई। क्या वो मेरे को फॉर्मूला बता सकते हो कि एनर्जी जो कि NH शेल में एक इलेक्ट्रॉन की होगी, है ना, बोर के हिसाब से। सर बोलता -13.6 इंटू जेड अपॉन एन, जेड हाँ स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ, सिद्रा अलविया, ये फॉर्मूला याद रख लेना, है ना, कि बोर ने ऐसे एनर्जी कैलकुलेट की थी 13.6, जेड स्क्वायर, जेड तो एटॉमिक नंबर है, और एन स्क्वायर एन शेल नंबर है, ठीक है, इसको लिख लेना। और ये एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तक अपन ने एनर्जी की यूनिट कौन सी पढ़ी है, जूल पढ़ी है। ये बहुत छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, बहुत छोटी यूनिट है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताई एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन की। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में Z1 होता है, अलविया। एंड पहला शेल में N1 लोगे, दूसरी शेल में N2 लोगे, तो 13.6/4 ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो N जो है अपन को, it helps us to predict the energy of an electron, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, मोस्टली ऑन द वैल्यू ऑफ n। अभी अपन देखेंगे तो सब सेल पे निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर पास में है ना, तो पास में है तो एनर्जी जो है उसकी कम रहेगी, दूर है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ आ गया। बोर्ड ने एनर्जी प्रिडिक्ट करी शेल नंबर से, या अपन भी देख सकते हैं कि शेल नंबर अपन को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताने में मदद करता है। और बोर्ड ने ये फॉर्मूला दिया था कि शेल नंबर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालोगे, है ना। असल में जो एनर्जी है वो शेल नंबर पे भी निर्भर करती है, और सब शेल भी होते हैं शेल के अंदर, उन पे भी निर्भर करती है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी के, सिद्रा, अलविया, अदनान, अंशिका, उनीब, यस सर। यस सर। है ना। तो इसमें अलविया बेटा कोई टेंशन मत लेना, है ना। दिस इज द फॉर्मूला विच बोर्ड गेव अस टू नो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज योर, बोर्ड ने ये तो बता दिया, ठीक है। अब और जो अपना शेल नंबर है ये अपन को और किस किस बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डायरेक्टली बस पहले शेल का ही मालूम था, लेकिन जैसे जैसे अपन को और स्टडी की अपन ने एटम की, तो ये मालूम चला कि ये शेल नंबर जो है एक्चुअली ये भी डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स के अंदर, है ना। एनर्जी के हिसाब से इस सब शेल्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे आप 11th क्लास में है ना। अब स्कूल में आपके स्कूल आता हूँ, ठीक है। 11th क्लास में बोलूंगा तो, बट 11th क्लास में भी सेक्शंस हैं,
है ना। 11th आर्ट्स है, 11th साइंस है, साइंस में बायो वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है, काफी सारे सेक्शंस होते हैं। एंड और हो सकता है कि बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो साइंस में भी बहुत सारे सेक्शंस होंगे। तो सेम इज द केस है। अभी बस मैंने सिर्फ एन बताकर ये बताया कि 11th क्लास है ना, जैसे आप लोगों की 11th क्लास है, बट देयर कैन बी लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो विद इन द 11th, ठीक है। तो इसी तरह से एन बताकर एटम में मैंने शेल बताया है, लेकिन शेल में भी अलग अलग एनर्जीज होंगी, अलग अलग ग्रुपिंग होगी एनर्जीज की, उनको अपन कहते हैं सब शेल। सब शेल का ये मतलब नहीं कि अंदर और कुछ चीज मिलेगी, है ना, वो अभी देखते हैं अपन। मतलब एनर्जी के हिसाब से अपन को देखना है कि सब शेल होते हैं, तो हर शेल में कितने सब शेल होते हैं, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। हर शेल में जो शेल नंबर होता है ना, उतने ही सब शेल मिलते हैं, ठीक है। तो जो 5वां पॉइंट है वो ये बताता है कि n tells us about the number of subshells present in each shell, है ना। हर शेल में कितने सब शेल होंगे, ठीक है। तो जैसे n इक्वल टू 1 है और नंबर ऑफ सब शेल्स भी इतने ही होंगे। नंबर ऑफ सब शेल 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, तीसरी शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगे। बड़ा सिंपल है ये। चौथी शेल है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, ठीक है। अब बड़ा सिंपल तो है, लेकिन अपने मन में एक थोड़ा सा डाउट अराइज हो रहा है। डाउट ये अराइज हो रहा है कि ठीक है सब शेल्स तो है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता अगर मैं जैसे शेल्स को मैंने नंबर दिया और उनको थोड़ा नाम भी दे दिया, है ना। थोड़ा नंबर से भी पहचान हो गई, नाम से भी पहचान हो गई, KLMN। तो यहाँ पे सब शेल्स हैं, 1 सब शेल है, 2 सब शेल है, 3 सब शेल है, 4 सब शेल है। कौन सी सब शेल है, थोड़ा नंबर या नाम बता देते तो थोड़ा अच्छा लगता सब शेल्स का, है ना। तो सब शेल्स का जो नाम होता है, ठीक है, वो होता है SPDF। समझ आया। सब शेल्स किस नाम से जानी जाती हैं, सब शेल्स। SPDF। हाँ, छोटा s छोटा p, यहाँ पे KLMN तो कैपिटल रखेंगे, तो सब शेल्स जानी जाती हैं SPDF नाम से, सर है ना। कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं में होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं जो जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर पहले शेल में सिर्फ S सब शेल होती है, दूसरे में S और P होती है, तीसरे में आपकी S P और D होती है। यहाँ पे S P D और F होती है। समझ आया। यस सर। सिद्रा, अलविया, अंशिका, समझ में आ Yes, रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. हाँ, अलविया, आर यू गेटिंग? Yes. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे सब शेल्स होते हैं ना। ये एनर्जी, एक्चुअली ये एनर्जी के सब एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे 11th क्लास में सेक्शंस हैं बहुत सारे, है ना। तो उसी तरह से है ये, हर शेल में सब शेल है। तो ये तो सब शेल का सिंबल हो गया SPDF, ठीक है। एक्चुअली ये नाम, ये लेटर तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल से लिए हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। नाम से जानते हैं, लेटर से जानते हैं, पर लेटर कोड हो गया है ना। तो इसी तरह से जैसे लेटर कोड शेल का था KLMN, यहाँ पे SPDF लेटर कोड हो गया सब शेल का, है ना। अब अपन फिर से सोचें कि क्या इनका भी कोई नंबर है,
है ना? क्या इनका भी कोई नंबर है? आंसर इज यस। तो अब अपन चलते हैं अगले क्वांटम नंबर की ओर, जो अपन को सबशेल का नंबर बताता है ना? जैसे पिन कोड होता है, तो पिन कोड में हो सकता है कि पहले दो डिजिट्स अपन को स्टेट का नंबर बताते हो, फिर सिटी का जानकारी देते हो। उसी तरह से ये है। तो अगला क्वांटम नंबर जो है, अगला क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है आपके स्मॉल एल से, ठीक है? और ये कई नामों से जाना जाता है। स्मॉल एल से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है? और स्मॉल एल का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये एक्चुअली बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है? इसको अपन सेकेंडरी या सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। सेकेंडरी या सब्सिडरी क्वांटम नंबर इसको कहेंगे अपन, है ना? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो मेन है ना? तो जैसे आपकी सबसे पहले तो 11th क्लास है, उसके बाद सेक्शन आता है, ठीक है? तो इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है? इसका दूसरा नाम भी होता है, थोड़े से फैंसी नेम है ना? एक नाम तो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? और तीसरा नाम भी है इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये सभी एक ही बात, इतना बड़ा बड़ा नाम बोलो, इससे अच्छा एल बोल दो, है ना? तो ये दूसरा क्वांटम नंबर है सेकेंडरी, क्योंकि मेन तो ऊपर अपन ने पढ़ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि अपन को शेल के बारे में जानकारी दे रहा है ना? तो ये सब शेल के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है? ये बता रहा है, इसका नंबर जान के आप ये बता पाओगे कि एस है या पी है या डी है ना? तो सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को दे रहा है। अब इसमें ये बात आती है कि ये इसका नंबर क्या है। नॉर्मली अपनी आदत होती है कि अपन नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नंबर 1 2 3 हो, ठीक है? वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? जैसे होटल में रूम नंबर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वो ऐसे सीक्वेंस में नहीं होते, फ्लोर के हिसाब से होते हैं या कुछ ऐसा होता है। इसी तरह से ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर, अपन को किस बारे में जानकारी देगा? इट टेल्स अस अबाउट द सबशेल। सबसे पहली बात तो ये लिख ही लेते हैं अपन, टेल्स अस अबाउट द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जैसे आपने KLMN था, उसको नंबर से जोड़ के देखा, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, इसी तरह से यहाँ पर भी सब शेल को भी आपको नंबर से जोड़ के देखना पड़ेगा कि कौन सी शेल एस है, कौन से नंबर की शेल पी है ना? यहाँ पे जो इनका नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह SPDF से चेंज नहीं हो रहा। ये जो नंबर है ये इस तरह से चेंज हो रहा है कि एस सब शेल जो है उसके लिए एल का वैल्यू 0 है, ये 0 से चालू होता है ना? पी सबशेल के लिए पहला फर्स्ट वैल्यू है, डी के लिए 2 है, और एफ के लिए 3 है, जी
जी सब शेल अभी तक भरा नहीं गया क्योंकि अपने पास इतने एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन तो आ सकता है आपके पास, जरूर क्वेश्चन आता है तो आप जी सब शेल का एल का वैल्यू करेंगे 4, है ना, समझ आ रहा है ये। यहाँ से गिनती चालू होती है 0 से, तो एल की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक किस पे निर्भर करती है, पहली बात तो ये है एल की वैल्यू मतलब कितने सबशेल्स मौजूद हैं। ये अपने यहाँ तो मैं लिख देता हूँ SPDFGHI, है ना, ये 5 6 ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ, SPDFGHIJKLMNOP, है ना, स्मॉल से लिखूंगा, है ना, कैपिटल से तो शेल नंबर लिखते हैं, है ना, लेकिन हर शेल में कितने सब शेल होते हैं, है ना, हर शेल का जो नंबर है उसी हिसाब से एल की वैल्यू डिसाइड होगी। तो फॉर ईच एन मतलब हर शेल के लिए द वैल्यू ऑफ एल, सब शेल के नंबर की वैल्यू वेरीज जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 ऐसे चलते 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 n-1 तक जाती है, n से एक पहले रुक जाता है, समझ आया, क्लियर। Yes, sir. उनीत, अदनान, Yes, sir. Yes, sir. अलविया, अंशिका, इज इट क्लियर। Yes, sir. अब देखो इससे ये कई बार ऐसा होता है कि इमेजिनरी क्वेश्चन आ जाता है ना, इस तरह से अपन डिनोट करते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि अपन को जो जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो अपन को थोड़ा satisfied फील करें कि why we are studying and how it will help us to solve the problem। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा जाता है n और l, है ना, ये तो होता है शेल नंबर, है ना, और ये l की जगह यहाँ पे क्योंकि दोनों नंबर नहीं लिखते बना कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखते हैं SPDF, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1S, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ पहली शेल की, ये तो पहला जो फर्स्ट नंबर है अंशिका, ये तो आपका है शेल नंबर, और एस सब शेल, पहला शेल का एस सब शेल, है ना, ये पहला शेल का पी सब शेल, ठीक है। अब इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी सर, क्या बताना था, मेरा हाँ इंटरनेट चले गया था। हाँ, बताना आपको ये है इसमें से कौन सी सबशेल संभव है, आगे उसके साथ लिखे गए शेल के अकॉर्डिंग, आगे शेल नंबर लिखा है और उसके साथ में एक अल्फाबेट लिखा हुआ है जो कि सबशेल की जानकारी देगा, आगे सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शेल नंबर, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, व्हाट डज दिस इंडिकेट, दिस इंडिकेट कि फर्स्ट शेल का एस सबशेल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट। यस सर, पॉसिबल है। Yes, sir. हाँ, एस सबशेल तो सब जगह पर होगा, है ना, ठीक है, हाँ। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से पहले शेल का पी सबशेल, कई मैंने इमेजिनरी भी लिख दिए, हो सकता है वो संभव ही ना हो, है ना, वो आपको मतलब जानने।
1p कहीं होता नहीं है। हाँ 1p नहीं होगा क्योंकि पहले शेल में केवल s सब शेल होता है, p सब शेल नहीं होता, तो ये गलत है ना। इसी तरह से सेकंड शेल में f सब शेल नहीं होता सर। ये नहीं होता क्योंकि दूसरे शेल में केवल 2 सब शेल होती हैं, s और p, d और f तो हो ही नहीं सकती। जब 2 सब शेल है तो sp होगा, और दूसरे शेल का p सब शेल। सर होता है। हम्म सर अल्विया उनीप, अभी जितने बच्चे हैं उसमें से बस 2d नहीं होता। हाँ अल्विया उनीप समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दो। 2p होगा कि जी नहीं सर। होगा? हाँ 2p होगा कि नहीं होगा? दूसरी शेल में p सब शेल होता है क्या? दूसरी शेल में p सब शेल होता है क्या? होता है। दूसरी शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, s और p, तो दूसरी सब यस शेल सर में होता है। है ना, तो होगा, एग्जिस्ट करेगा। तीसरी शेल में क्या s सब शेल होता है? s तो हर में होता है ना। यस सर, यस सर। क्या तीसरी शेल में d सब शेल होता है? यस सर, SPD हाँ थर्ड। यस सर। हाँ, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, spd, तो ये भी होगा। क्या दूसरी शेल में d सब शेल होगा? नो नहीं सर। सर, सिर्फ सर, SP हाँ होता है। हाँ, ये नहीं होगा। क्या ये वाला सब शेल होगा क्या? नो सर, होगा चौथी सर, शेल, होगा सर, होगा। हाँ देखो, चौथी शेल में, फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगे, s p d f। समझ में आ गया? फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होंगे, s p d और f। g उसके बाद आता है, तो g सब शेल जो होगा वो 5वीं शेल में होगा, फोर्थ शेल में नहीं होगा, है ना। तो 4g नहीं होता अपने, वैसे होता है फोन में, है ना। समझ आ गया ये? इज इट हाँ क्लियर? सर। तो 4g नहीं होता, है ना। क्यों? चौथी शेल में सिर्फ चौथी शेल में s सब शेल होगा, p सब शेल होगा, d सब शेल होगा, 4 ही तो सब शेल होंगे, s p d f, ठीक है। चौथी शेल में g सब शेल नहीं होता। तो ये इस तरह से सवाल आता है, बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जो इस तरह से आती है। आई होप एवरीबॉडी कैन डू इट। यस सर। अगला सवाल एक और करते हैं, है ना। सबसे छोटी शेल जिसमें आयत सब शेल मौजूद है, ये देखो, ये सब शेल के नाम है आपके सामने, SPDF, है ना, छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगला सवाल, स्मॉलेस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी या आसान भी कह सकते हैं। देखो एक बार ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताओ। सर 1s। आयत, आय 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 सब शेल का नाम बता रहा हूँ, आयत सब शेल, आय अच्छा सब अच्छा, शेल। ओके ओके। हाँ 1 नहीं है ये, आय सब शेल इज प्रेजेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले तो हाँ देखो, सर। सबसे पहला एम अपना होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही होगी। सर p। हाँ, तो कौन सी शेल है? पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, चौथी शेल है, 5वीं शेल है। 6th शेल में क्या आय वाला सब शेल होगा? बाकी लोग क्या आंसर देना चाहेंगे? उनी, वंशिका, अलविया, सिद्रा, यस और नो?
थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अभी जब बताऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे तो बहुत सिंपल है ना। देखो अपन खुद रफ में करके देख सकते हैं। सेवेंथ शेल में, सेवेंथ शेल। हाँ 7th शेल में होगा, है ना। इसको करने के दो तरीके हैं, है ना। देखो अगर 6th शेल लेता हूं मैं, n बराबर 6 लेता हूं, है ना, तो उसमें 6 सब शेल होंगे, S 6S 6P 6D 6F, ऐसे लिख दो ऐसे करके, है ना। 6F के बाद क्या आता है 6G 6H, 1 2 3 और ये 6 सब शेल है ना। 7वां सब शेल होगा 6I, वो 6 में नहीं होगा क्योंकि 6 शेल में सिर्फ 6 सब शेल ही होंगे, तो 6I संभव नहीं है। हाँ 7वें शेल में 7 सब शेल होंगे, SPDFGHI। तो सबसे छोटा शेल जिसमें आयत I वाला सब शेल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मेरा n बराबर 7, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है सबके? यस सर। हाँ, अब एक तरीका तो ये है ऐसे अल्फाबेटिकली करने का, दूसरा जो तरीका है वो नंबर्स का तरीका होता है ना। तो नंबर्स की रेंज मालूम होनी चाहिए। अगर n इक्वल टू 7 है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, पहले 6 ले लेते हैं अपन, ये तो आंसर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 0 से लेके 5 तक n इक्वल टू 6 पर, समझ आया। n इक्वल टू 6 पर l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके, l जो होता है छोटा होता है और छोटा पहले स्टार्ट होता है और एक कदम पहले रुक जाता है, ऐसे याद रखना, है ना। n बड़ा होता है तो वो आगे आगे चलता है ना। l एक कदम पहले रुक जाता है, एक स्टेप पहले रुक जाता है, मतलब एक कम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो l की होती है ना वो n से एक कम रहती है। तो 0 से लेके यहाँ पे 6th शेल में जो l की वैल्यू जो वेरी कर रही है 0 के लिए, 0 से लेके 5 तक वेरी कर रही है, 6 तक नहीं जाएगा। l कभी छोटा कभी उसके बराबर नहीं हो सकता, सब्सिडरी है सेकेंडरी है ना, n के बराबर नहीं हो सकता, है ना। अब इसका मतलब होता है S सब शेल, इसका मतलब होता है PDFGH, I तो है ही नहीं, ऐसे सोचे अपन। I के लिए जो L का वैल्यू है वो 6 है, तो ये 6I का वैल्यू तभी आएगा जब n 7 होगा। ये भी एक तरीका है सोचने का कि n इक्वल टू 7 में, n इक्वल टू 7 में L का जो वैल्यू है सब शेल का 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। और अल्फाबेटिकली अगर अपन बात करें तो S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F G H और I सब शेल यहाँ होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? आराम से देख लो, ये नंबर से अपन ने सॉर्ट आउट किया है, कोई टेंशन हो तो बताओ। सिद्रा अंशिका जल्दी से बताओ, एनी टेंशन? नो सर। है ना नो दो। सर। हाँ सिद्रा अलविया बताओ मेरे को, यस सर। क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। अलविया, पुनीत, तो इस तरह से, सर क्लियर है। हाँ इस तरह से अपन कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे देख लो, थोड़ा ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ठीक है, लेकिन सेफ मेथड है ना। ये थोड़ा नंबर को देखकर है कि नंबर आएगा, एल का वैल्यू चेक करो और सबसे छोटा एन कौन सा हो सकता है जिसमें आए आ सकता है, ये एन एल का वो वाला वैल्यू आ सकता है, ये नंबर से है। एक और सवाल करते हैं,
उसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं, इससे आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ, और इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसा ही सवाल है जैसा अपन ने ऊपर किया था, और इसमें मैंने n की वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 4, n इक्वल टू -1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 5, n इक्वल टू 8, l इक्वल टू 2। ये शेल और उसमें मौजूद सब शेल्स हैं, जो मैंने बजाय ऐसे बताने के अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करने के आपको सिर्फ क्वांटम नंबर लिख के पूछा है। क्वेश्चन वही है जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया। समझ आ रहा है? तो जरा बताएं मेरे को, क्या पहला ऑप्शन संभव है? इज इट पॉसिबल? अलविया थोड़ा बताओ, क्या फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है? हाँ अंशिका। नहीं सर, n इक्वल टू L refers to like L4 refers to G, right? हाँ देखो, हाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 से P तक रहता है। हाँ, जी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, जी सब शेल को कॉरस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, सेकंड शेल में तो एस और पी होती है, इतना बड़ा एल का वैल्यू कैसे आएगा? मेरे को जी में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख लूंगा कि n बराबर 2 के लिए सेकंड शेल में एल की से 2 वैल्यूज हो गए 0 और 1। 0 बोलेगी कि दूसरी शेल का एस सब शेल है, और 1 बोल रही है कि वो पी सब शेल है। समझ में आया कि नहीं आया? अलविया, शिल्पा, समझ में आ रहा है ना? टेंशन हो रही है? अलविया थोड़ा बताओ बेटा, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लेना, है ना? सर सेकंड वाला कैसे देखेंगे माइनस में? तो हाँ तो ये तो गलत है। सेकंड वाला कैसे देखेंगे? हाँ ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे आपने लेटर पे पिन कोड लिखा और पिन कोड माइनस में लिख दिया। तो माइनस नहीं हो सकता ना? हाँ, शेल नंबर माइनस कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। 1 से होता है जी सर। है ना? तो ये भी गलत है। हाँ, कुछ क्वांटम नंबर अपन अभी आगे देखेंगे जो माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये कभी माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे ये गलत है ना? समझ आया? शेल नंबर कैसे माइनस होगा? शेल तो एक, पहली, दूसरी, तीसरी शेल होती है ना? अच्छा, ये संभव है क्या तीसरा वाला? यस सर। हाँ बिल्कुल संभव है। Yes, sir. तीसरे शेल के अंदर एल की वैल्यू 0, 1, 2 है ना? 2 तक जाएगी, मतलब ये दे शुरू हो जाती रिप्रेजेंट, है। हाँ दे रिप्रेजेंट 3s, 3p, 3d। तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज आल्सो करेक्ट। 6 तक है एन का वैल्यू, तो एल, Yes, sir. हाँ एल छोटा होता है, सब्सिडरी होता है, तो एक पहले रुक जाता है, एक कदम पहले रुक जाता है, तो 5 तक जाएगा। या फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं इनके अल्फाबेटिकल नेम्स में और फिर देखूं, है ना? तो वो भी कर सकते हो आप, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एल की रेंज याद रख लो, एल की जो रेंज होती है, सब्सिडरी होता है, छोटा होता है, तो पहले चालू होता है, पहले खत्म हो जाता है, एक स्टेप पहले स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एन 1 से स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो सर मतलब जैसे n अगर 6 है तो मैक्सिमम l 5 हो सकता है ना? बस हाँ मैक्सिमम 5 हो सकता है, सबसे बड़ा, है ना? और ये भी सही है। यस सर।
है ना, ये भी सही है। तो ये इस तरह से या तो नंबर से समझ लो या आप वैसे समझ लो, है ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि एस पी डी एफ जी, है ना, और एच, ठीक है। और ये 0 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये 6 सेल में 6 सब सेल होंगे, एस पी डी एफ जी एच, 6 सब सेल्स हैं और इनके क्वांटम नंबर एन तो सबका 6 ही है क्योंकि छठे शेल के हैं। एच शेल का जो एल का वैल्यू है, सब शेल का सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है उसका वो 5 है ना। तो ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे रेंज याद रखना, एल छोटा होता है तो एक पहले स्टार्ट होता है और एक पहले रुक जाता है ना, वैसे भी याद कर सकते हो, तो उससे थोड़ा समय बचेगा अंशिका, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ, समझ आया उन्हें, बताओ, इज इट क्लियर, कोई डाउट? सर आपने लिखवाया था सर कि L इक्वल्स टू n-1। एल इक्वल टू, हाँ, एल का मैक्सिमम वैल्यू, एल का जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 n-1 तक जाता है, एल का वैल्यू n पे निर्भर करता है ना। ये इतनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं एल की, एक ही वैल्यू नहीं होगी कि n-1, सबसे बड़ी वैल्यू होगी n-1, ओके सर। है ना। स्टार्ट तो 0 से हो जाएंगे, 0 1 2 3 n-1 तक जाएंगी, नेगेटिव मत करना, बस ऐसा है ना। तो जो सबसे बड़ा n है ना, मतलब जो n दिया है, सब शेल का नंबर दिया है, शेल का नंबर जो दिया है उससे एक छोटा नंबर होगा सब शेल, लेकिन सब शेल उतनी आएंगी जितना n होता है। 5वीं शेल में 5 सब शेल आएंगी, लेकिन उनके नंबर जो होंगे, उनके एड्रेस जो होंगे 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है सबके, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अलविया कुछ हाँ बताओ, सर। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? अलविया बताओ मेरे को टेंशन कुछ किसी तरह की, अंशिका उन्हीं, ठीक है। अब अपन चलते हैं। नहीं सर। हाँ, ये जो है अपना, ऐसा होता है कि एस पी डी एफ सब शेल जो होती हैं, ये अपन को शेप के बारे में भी जानकारी देती है ना। तो जो एल होता है, ये एस पी डी एफ बताता है और ये अपन को 3 डायमेंशनल शेप भी बता देते हैं इन सब शेल्स के, ठीक है। तो शेप इनके क्या होंगे ये अपन अभी डिस्कस करते हैं आराम से, ठीक है। शेप्स के बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है। दूसरा अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एक तो अपना क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम होता है, क्लासिकल मतलब न्यूटोनियन वाला, न्यूटन वाला, जिसमें m मास है। लीनियर मोमेंटम तो आप सभी लोग जानते हो, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन अगर कोई चीज घूम रही है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है, उसका घूमने वाला जो इनर्शिया ना, जो अपन नापते हैं एंगुलर मोमेंटम, mvr होता है वो, ठीक है। तो आपका ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, लेकिन ये mvr तो तब बात लागू होती है जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐसा मानो, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानो, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानो, और वो घूम रहा है अपने ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है ना। तो उसका क्लासिकल मोमेंटम जो न्यूटन की मैकेनिक्स के हिसाब से जानते हैं अपन, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ये एंगुलर मोमेंटम होता है घूमने वाली चीजों का। ये मैंने बताया था, ये होता है शेल नंबर
इंटू एच अपॉन 2 पाई। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है ना। लेकिन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे अपन सिंपल तरीके से नहीं बता सकते कि मास है, वेलोसिटी है ना। उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। वो होगा √L इंटू, ये बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये तो स्क्वायर रूट में और ये स्क्वायर रूट से बाहर है। ये h अपॉन 2 पाई को अपन h बार भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला बस याद करने का है, इसको कोई पूछने नहीं वाला। हाँ बस ऐसा आ जाए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए तो इतना बता देना, बस समझ में आ गया। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बस ये याद रख लो आपकी, आपका जो L है ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने में मदद कर रहा है। इज इट क्लियर? बस इतना याद रख लो, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे S के लिए ये वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू 0 प्लस 1 0 हो गया, इंटू h अपॉन 2 पाई, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। P के लिए ये 1 इंटू P में L का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया, इंटू h अपॉन 2 पाई हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये समझ में आई कि नहीं आई? यस सर अभी। बस ये रटने का है, इसमें ज्यादा कुछ मत करना, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं आया है, ये इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए आया है। तो ये आप लोग वो स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, तो इसमें कोई इतना ज्यादा कोई सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, हाँ, बट आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां आप सॉल्व कर लोगे उस इक्वेशन को। इक्वेशन जो वेव इक्वेशन होती है, इलेक्ट्रॉन को जो वेव बताती है, वो वाली इक्वेशन है ना। फिर अपन अगले क्वांटम नंबर पे चलते हैं। अगला क्वांटम नंबर अपन को किस बारे में जानकारी देता है? अच्छा, ये जो L जो है, एक्चुअली L कुछ हद तक एनर्जी भी बताता है। टेल्स अस अबाउट द सबशेल, है ना। ये शेल और सबशेल के बारे में, कौन कौन सी सबशेल प्रेजेंट है, कौन कौन सी सबशेल प्रेजेंट नहीं है, अपन ये देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काफी हद तक आपकी निर्भर करती है किस पे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी हद तक निर्भर करती है किस पे? एन पर निर्भर करती है ना। लेकिन ये काफी हद तक ये जो एनर्जी होती है ये आपकी एल पर भी डिपेंड करेगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बोर्ड ने यही गलती कर दी थी, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने भी बोर के एनर्जी की बात की थी, और बोर की जो एनर्जी है वो केवल एन पे ही बता रही है, लेकिन एनर्जी एक्चुअली सबशेल पे भी निर्भर करती है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऐसा एटम जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल पर भी और उसके सबशेल पर भी निर्भर करेगी, है ना। कुल मिलाकर n प्लस एल पे निर्भर करेगी एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम जैसे हीलियम हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम हो गया, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो शेल पे तो निर्भर करेगी कि पहली शेल में है या दूसरी शेल में है ना। लेकिन सबशेल पे भी निर्भर करेगी, सबशेल में एस सबशेल में है या पी सबशेल में है दूसरी शेल में, तो उस पर निर्भर करेगी। बोर्ड ने बोला था एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एन पे निर्भर करती है, लेकिन अब अपन जानते हैं कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो n प्लस एल पे निर्भर करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत?
अभी आगे अपन n+l रूल पढ़ेंगे, n+l रूल जो अपन पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड है। समझ आया? यस सर। वेरी गुड। ये ध्यान रखना एक्चुअली कैसे निर्भर करती है तो अपन आगे देखेंगे, है ना। तो L कुछ हद तक एनर्जी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कुछ हद तक L पे भी निर्भर करती है। शेल नंबर पे तो करेगी, मेनली शेल पे करती है और L पे भी करती है, N पे भी करती है और L पे भी करती है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इसका जरूर 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 ध्यान रखिएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? उन्हीं बलविया, इसमें कोई डाउट? अंशिका, अदनान, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ये ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की N और L शेल और कौन सी सब शेल है उस पर निर्भर करेगी। तो 3s और 3p की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब तो एक जैसी होगी। एक इलेक्ट्रॉन वाले की एनर्जी सिर्फ N पे निर्भर करती है। N 3 है तो 3s हो, 3p हो, 3d हो, एनर्जी एक जैसी होगी। ठीक है, ये लिख लेना और ध्यान रखना। फिर अपन अगला क्वांटम नंबर पे चलते हैं। ये एक्चुअली अपन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं अब, है ना। अभी तक तो शेल है, शेल में सब शेल्स है ना। तो अब अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स की बात करने जा रहे हैं, है ना। तो अगला जो क्वांटम नंबर है अपना बेटा वो है ml। समझ आया? वो है ml। ml कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। अगली चीज जो इसमें आती है कि ml जो है, या सिंपल m भी बोल दो, इसको m भी बुलाया जाता है। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने l, कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं और एक किस एक्चुअली लेमन टर्म्स में किस बारे में अपन को इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस बात की बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या चीज बताता है। जैसे L इलेक्ट्रॉन का सबशेल बताता है ना। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर जो भी N है शेल नंबर है उससे एक कम वैल्यू तक जाती है ना। तो ml अपन को क्या बताता है? सबसे पहला पॉइंट तो अपन ने ये देखेंगे कि ml tells us about ऑर्बिटल्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है ना। तो अब आप ये वाली थ्योरी मत लगाना कि ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है। रदरफोर्ड ने लगाई, बोर ने लगाई, दोनों मॉडल फेल हो गए अल्टीमेटली, है ना। अब अपन इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में देख रहे हैं, है ना। अब वेव है तो आपको पूरी वेव को बताना पड़ेगा। और ये वेव ऐसी भी नहीं है जैसे अपन लिखते हैं कॉपी में, ये तो एक पतली सी एक लकीर है ना। ये वेव ऐसी नहीं है। एटम जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, बॉल जैसा हो, है ना। तो वो ये जो वेव है पूरी गोलाई में है और अंदर भी है ना। बॉल के अंदर भी है क्योंकि 3 डायमेंशनल वेव है। एटम के अंदर पूरा स्फीयर होता है, जैसे जैसे आपका वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन एक तो शेल जैसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही हो, अंदर भी तो है उसमें, और अंदर में उसका कलर चेंज हो रहा है ना। अंदर बिल्कुल रेड होता है ना, फिर उसमें सीड्स होते हैं। जैसे जैसे अपन बाहर आते हैं क्या होता है, वो थोड़ा ग्रीनिश होता है, तो और बाहर वाली शेल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना। तो ऐसे ही वाटरमेलन जैसी ही आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव है ना। अब वो वेव जो वाटरमेलन का जूस है, आप सोचिए कि वो हर जगह पे पूरे वाटरमेलन में नहीं है। अगर आप छिलका खाओगे तो उसमें थोड़ा ना आपको जूस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता कड़वा भी निकले, है ना। मैंने कभी खाया नहीं, ट्राई करके देखना,
है ना। जो अपन को स्वीट पार्ट होता है वाटरमेलन का वो कहाँ मिलता है, अंदर ही अंदर मिलता है ना, सबसे ज्यादा वहां पे। तो ऐसे जैसे वाटरमेलन है, अच्छा हाँ कोई बोले कि मैं तो वाटरमेलन को खाऊंगा उसके जो ऊपर का जो छिलका होता है ना उसके बाहर से खाऊंगा, बाहर से मतलब यहाँ से, ये वाटरमेलन है मैं तो यहाँ से खाना शुरू करूंगा। यहाँ से अगर अपन खाना शुरू करेंगे, मुंह चलाना शुरू करेंगे तो अपने मुंह में क्या आएगा, सिर्फ हवा आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, वाटरमेलन तो उसके अंदर है ना। ठीक ऐसे ही मानो इलेक्ट्रॉन है, अब अपन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव जैसा है, वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ मत मानो, वो वेव है और वो 3 डायमेंशनल वेव है, दैट इज इनसाइड द एटम आल्सो, ओके। और वो वेव कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है उसका एम्पलीट्यूड, ये भी अपन जानते हैं, है ना। जहां पे ज्यादा है उसका एम्पलीट्यूड तो वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की वेव को अपन किससे एक्सप्रेस करते हैं, साई से एक्सप्रेस करते हैं उसकी वेव के एम्पलीट्यूड को। ये हो सकता है कहीं ज्यादा हो कहीं नेगेटिव हो, वेव का एम्पलीट्यूड कहीं पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना ऐसे। तो ऐसे इस वेव को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना उस ऑर्बिटल में ही है। जैसे वाटरमेलन का जो स्वीट पार्ट है उसके मिलने की संभावना कैसी है, उस वाटरमेलन के अंदर ही तो है। जैसे जैसे अपन शेल की तरफ आते जाएंगे, है ना, उसका लाल रंग क्या है, कम होता जाएगा, होता है ना, देखा कि नहीं देखा, वाटरमेलन का क्रॉस सेक्शन काट के देखा ना सबने, खाया है कि नहीं खाया। यस Yes. वाइट हो जाता है। हाँ तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की वेव है, वो सब जगह एक जैसी नहीं है, कुछ न्यूक्लियस के पास ज्यादा है उसकी, उसके न्यूक्लियस के पास मान लीजिए ऐसी है और बाहर की तरफ ऐसी है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो ऐसे सोच लो कि ये न्यूक्लियस है, ये ओरिजिन है, ऐसे डिस्टेंस प्लॉट करो वेव का कि कहाँ पे एम्पलीट्यूड कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये उसकी वेव है पूरी, जो उसकी मौजूदगी बताती है। जैसे पानी में पत्थर अपन फेंकते हैं, अपन को कैसे मालूम चलता है वेव आ रही है यहाँ पे, कैसे मालूम चलता है, अपन सी के पास खड़े हैं अपन कैसे बोलते हैं कि आज तो बहुत ज्यादा वेव्स आ रही है, आज कम वेव्स आ रही है, एम्पलीट्यूड तो देखते हैं अपन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की वेव की एम्पलीट्यूड अपन को, एम्पलीट्यूड मैंने बताया था एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं वैसे एक्चुअली, वो अपन को इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का एहसास करती है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो हर जगह एक समय में एक ही जगह पर हो सकती है। ये वेव मैकेनिक्स है जो ये कहती है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स में लगती है ना। अपनी नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा लगेगा कि भूत है ना, क्योंकि भूत क्या होता है, भूत प्रेत जो होते हैं वो एक समय में यहाँ पे भी है। जैसे अगर मैं मान लो भूत बन जाता हूँ तो मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, है ना, और दूसरे रूम में भी बैठा हूँ, हो सकता है कि अदनान के पास पहुंच जाऊँ, है ना, समझ आ रहा है, गोस्ट वगैरह बन जाता हूँ मैं तो। अगर मेरा वेव करेक्टर आ जाता है तो वेव एक समय में बहुत जगह पे रह सकती है, तो छोटे पार्टिकल्स एक साथ, एक ही इलेक्ट्रॉन कई जगह पे हो सकता है, समझ आ रहा है। और जहां पे इसकी वेव की एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे इसके मिलने की चांसेस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के, है ना। लेकिन तो अपन ऑर्बिटल किसको कहते हैं, अपन ऑर्बिटल एक वो रीजन मार्क कर लेते हैं, एक्चुअली ऐसा मार्क होता नहीं है, अपन दिमाग में बाउंड्रीज मैथमेटिकली सोच लेते हैं कि न्यूक्लियस से इतनी दूर तक इसके वेव ज्यादा मौजूद है, इस हिस्से के अंदर अंदर ज्यादा वेव प्रेजेंट है, एंड दैट एनक्लोज्ड एरिया where the wave of electron is significant and where the chances of electron finding electrons are significant, that enclosed area is known as orbital। समझ आया। Yes, sir. यस सर। हाँ तो उसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, आपका जो ऑर्बिटल होगा वो, उसकी जानकारी अपन को ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। तो ml tells us about the orbital, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ही होता है वो, इलेक्ट्रॉन की वेव को अपन ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। लेकिन उन वेव्स को अपन ने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया किस तरह से, शेल के हिसाब से, एन के हिसाब से, एल के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी उनकी, है ना। तो एम एल अपन को ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है, एम एल की वैल्यू जो होती है हर एल के लिए, फॉर ईच एल, है ना, एम एल कैन हैव 2l+1 वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, ध्यान से सुनना, -l से +l तक 2l+1 वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझ में ना आए तो चिंता मत करना, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल है, समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा, है ना।
हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एक्चुअली तो ऑर्बिटल से ही मतलब है अपन को, वो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की वेव को अपन ऑर्बिटल कह रहे हैं ना। तो हर एल के लिए कितने ऑर्बिटल हैं? ये तो एल तो सबशेल है, एल की वैल्यू, और जो एम एल की वैल्यू है वो -L है ना, -L -1, ऐसे करते करते 0 1, ये -1 है ना। ऐसे थोड़ा दिखने में कंफ्यूजिंग लगेगा, अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ मैं, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। से लेकर हर सबशेल के लिए उसकी सबशेल के एल की वैल्यू के अनुसार 2L + 1 वैल्यूज होंगी ml की। पहले लिख लो आराम से, मैं सब समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। फॉर एवरी L, for each subshell there will be 2L + 1 values of ml, and what are those values? कितनी होंगी और क्या होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? वो स्टार्ट होंगी -L से लेकर +L तक, है ना। और ये अपन को, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिख लो आप, ये तो जनरल फॉर्म में लिखा है, तो जनरल फॉर्म में हो सकता है बड़ा कंफ्यूजिंग हो। ऐसे एस सबशेल है, ठीक है, एस सबशेल के लिए एल होता है 0, है ना। तो ml की वैल्यू जो होंगी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेबल ही बना देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। L की वैल्यू है 0, और m की वैल्यूज या ml की वैल्यू होगी -0 से +0 तक। -0 से +0 मतलब 0, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि S सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। ml की जितनी अलग अलग वैल्यूज होंगी वो अलग अलग ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेव्स होंगी, 1 ऑर्बिटल। चलो समझ में ना आया हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, अपन दूसरा देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए P सबशेल है, ठीक है, P सबशेल है, L का क्या वैल्यू होगा? 1। हाँ, L का वैल्यू होगा 1। तो ml की m की वैल्यूज क्या क्या होंगी? m की वैल्यूज L पे निर्भर करती हैं, है ना। 3 वैल्यू होंगी -1 से लेके +1 तक। तो ml की वैल्यूज होंगी, ये m की वैल्यूज -1, मैंने ऊपर तो जनरल फॉर्म में लिखा -L से होते हुए 0 से होते हुए +L तक, तो -1 0 +1। ये क्या बता रहा है एक्चुअली? -1, ये इंटीजर्स नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। एक्चुअली P सबशेल के अंदर एक तो ये बात, ये जानकारी मिल रही है कि P सबशेल के अंदर 3 अलग अलग ml की वैल्यूज आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। समझ आ गया? P सबशेल विल हैव 3 ऑर्बिटल्स, और ये 3 ऑर्बिटल कैसे? उनका शेप तो एक जैसा होगा क्योंकि तीनों P हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे, है ना। 3 ऑर्बिटल्स having 3 different 3D orientations, ठीक है।
अब ये 3D ओरिएंटेशन एक्चुअल में तो देखो ये क्या है कि वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं तब आता है, लेकिन वो अभी आप सॉल्व कर नहीं पाओगे जब तक आप थोड़ा मैथ्स नहीं सीख लेते। एक बार थोड़ा मैथ्स वैथ सीख लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लोगे, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना, तो फिर कर लोगे। लेकिन इतना जाने की जरूरत अभी नहीं है, अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे कर लो कि P सब शेल में L बराबर 1 है और ml की 3 वैल्यूज आ रही है, -0 0 +1 -1 0 +1। इसका मतलब है कि P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, है ना। ये 3 ऑर्बिटल 3 अलग अलग दिशा में पॉइंट कर रहे होंगे, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। इन 3 ऑर्बिटल के मैं नाम भी बता देता हूँ, PX, PY और PZ। एक एक्स एक्सेस पे होगा, एक वाई एक्सेस पे होगा, एक जेड एक्सेस पे होगा, है ना। इसी तरह से मैं अगर डी सबशेल की बात करता हूँ, अगर मैं डी सबशेल की बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब निकला कि जो मेरे डी सबशेल है उसमें एल का वैल्यू क्या है, 2। 2 है। ml की 5 वैल्यूज होंगी, पूरी 5 वैल्यूज होंगी, कैसे, -2 -1 0, 0 हाँ 1 और 2, है ना। ये तो वैसे दिखने में तो नंबर लगते हैं, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस होता है एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि 5 तरह, एक ही सबशेल के अंदर 5 तरह के डी ऑर्बिटल होंगे। ये 5 डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं उनके डी ऑर्बिटल को, या तो आप ऐसे -2 0 प्लस किसी को भी बोल दो कुछ भी, है ना। ये 5 अलग अलग डायरेक्शन ऐसे आप अल्फाबेटिकली भी बताते हो, DXY DYZ, इनका मतलब मैं बताता हूँ DZX। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स है, वेव है ना, है ना। 3 डायमेंशनल वेव है, इसलिए एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे उसकी जानकारी भी अपन को देनी पड़ेगी, क्योंकि एटम जो होता है इट इज नॉट अ प्लेन, इट इज अ बॉल काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो उसमें अपन को बताना पड़ता है कि वो वेव किस तरफ है, और उसमें क्या करा अपन ने, न्यूक्लियस को ओरिजिन माना और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस माना, और उसमें देखा कि वेव जो है इलेक्ट्रॉन की किस तरफ है। कई बार होता है कि वो वेव किसी एक तरफ ना हो, जैसे कि एस सबशेल में वो स्पेरिकली सिमेट्रिक है, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल गोल वेव है ऐसे वाटरमेलन जैसी। लेकिन कई बार होता है कि वेव के अलग अलग डायरेक्शंस हो, 3 अलग अलग वेव बनेगी, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 और -1 0 +1 जैसे पी में, और डी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 5 अलग अलग वेव बन सकती है ना, 5 ऑर्बिटल होंगे, वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन की जानकारी अपन को ये सिंबल्स लिख के मिल सकती है, DXY DYZ DZX, या अपन को नंबर से भी मिल सकती है, लेकिन नंबर से किसी भी नंबर को कोई भी डायरेक्शन अलॉट कर दो, लेकिन वो क्या है, इतनी क्लियरली आइडिया नहीं मिलता है, इनसे ज्यादा आइडिया मिलता है। कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे XY YZ, कुछ तो दिख रहा है ना, ये DX2-Y2 DZ तो कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ये मैं बता दूंगा, इसकी चिंता मत करो आप लोग। इसी तरह से F ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। ये वेव ऐसी नहीं होगी कि अपन पानी के पास खड़े हो गए, है ना, और वेव्स देखे जा रहे हैं, है ना। वो वेव भी 3 डायमेंशनल होती है, अपन को एक हिस्सा दिख रहा होता है अपनी तरफ वाला, ऊपर वाला, वो दूसरी तरफ भी जा रहा होगा, है ना, अंदर भी होगी वो वेव, उसकी एनर्जी तो अंदर भी होती है। पानी के अंदर वाली एनर्जी अपन को नहीं दिखेगी, हाँ ऊपर वाली दिख जाएगी, है ना।
तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन वेव है, इनको अपन ऑर्बिटल कह रहे हैं। और इन ऑर्बिटल को किस तरह से अपन दिखाएंगे, एक तो उनका शेप देखना पड़ेगा अपन को, और उनका डायरेक्शन। शेप के बारे में जानकारी एसपीडीएफ से मिल जाएगी, एल की वैल्यू से मिल जाएगी, है ना, जो इनका जनरल शेप बता रही है। लेकिन वो वेव किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, वो एम बताएगा अपन को। तो ये शेप जो है, पहले तो याद रख लो, एस। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब इट इज स्फेरिकल शेप, इट इज नॉट अ सर्किल, इट इज नॉट अ रिंग। रिंग और बॉल में अंतर है, ये बॉल जैसा है, वाटरमेलन जैसा है, इट इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। एस, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है या एस ऑर्बिटल में है, तो उसकी जो वेव होगी दैट विल बी स्फेरिकल। और वो स्फेरिकल डजंट मीन कि इट विल बी एट द सरफेस ओनली, इट विल बी इनसाइड द एटम। यहाँ न्यूक्लियस होगा तो वो वेव इस तरह से होगी। तो मेन हिस्सा जहां जहां वेव मौजूद होगी उसको अपन एक बॉल जैसा दिखा देते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, उसको अपन ऑर्बिटल कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। वेव कहाँ से आ गई, है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर होता है, तो वेव जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसी तरह से तो शेप पहले तो याद करें, समझ में आ जाएगी, सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पी सबशेल जो होता है उसका शेप का जनरल नाम बोला जाता है कि पी सबशेल का जो शेप होता है वो डंबल जैसा होता है। समझ आ गया? तो पी सबशेल का जो शेप होगा दैट इज डंबल शेप। ये ऐसे वेव है एक्चुअली, तो वेव क्या है, ये एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। क्योंकि वेव एक तरफ साइन चेंज करती है ना, लेकिन ये वेव ऐसी नहीं है कि आपकी बिल्कुल ऐसे ऐसे बना दो, है ना। एक तरफ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, ये जीरो है, या ये बीच में न्यूक्लियस होगा। अजीब सी वेव है। जैसे अपन बलून लेते हैं ना, बर्थडे पे बलून होता है, तो ऐसा करो कि एक बलून तो हाथ में पकड़ो, एक बलून यहाँ पकड़ लो, तो दो बलून बन जाएंगे ना। ये अपना पी ऑर्बिटल होता है। इसका शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। अगला है डी ऑर्बिटल। अपने डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये डबल डंबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन की वेव है एक्चुअली। तो ये प्लस माइनस जो लगा रहा हूं मैं, ये ऐसे सजावट के लिए नहीं लगा रहा, ये इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं। डबल डंबल होगा ये शेप। एफ का मैं शेप नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, वो ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, 3 डायमेंशनल, क्योंकि वेव अलग अलग डायरेक्शन में होती है। एफ ऑर्बिटल्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? एक तो याद रखना आपको। सर ऑर्बिटल मतलब सबशेल और एक्चुअली सबसेल तो वो एनर्जी के हिसाब से बोला गया है, इनकी एक जैसी एनर्जी। ऑर्बिटल मतलब एक्चुअली जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की वेव। इलेक्ट्रॉन की वेव वाला वो वाला हिस्सा जहाँ पे मेन हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव मौजूद है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। वो हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके सर।
मिलने के चांसेस की बात क्यों कर रहा हूँ? अभी तक तो अपन सर को वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पे, क्योंकि वेव है। वेव में मैं ये नहीं कह सकता, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मानता ना जैसे पहले लोग सोचते थे, अपने दिमाग में पार्टिकल बड़ा अच्छा लगता है अपन को कि देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, मैंने ऐसे बता दिया है ना, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ है एक्चुअली। जहाँ पे वो एम्पलीट्यूड वेव का ज्यादा है ना, वहां पे वो ज्यादा मिल रहा है। तो उस पूरे एरिया को एनक्लोज कर दो जिसमें वो वेव मौजूद है, उसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल इज अ रीजन अराउंड न्यूक्लियस। लिख लो डेफिनेशन ऑर्बिटल की, इट इज अ रीजन अराउंड न्यूक्लियस where the chances of finding an electron is high। तो उस एरिया को अपन एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, उसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल क्या शेप लेंगे, वो उनकी एल की वैल्यू पर निर्भर करता है कि हर एल की वैल्यू जो होगी, जैसे उसमें निर्भर करेगा कि वो शेप क्या अक्वायर करेंगे वो ऑर्बिटल। वो इलेक्ट्रॉन की वेव, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वेव है, वो वाला वेव का वो रीजन है जहाँ पे वेव प्रोमिनेंट है। समझ आ गया? तो ये अपन को शेप्स बता रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा बड़ा मतलब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसे टेंशन मत लो, बहुत बट नॉर्मल है। जितना आपके मन में थोड़े विचार आ रहे होंगे उतना सबके आते हैं ना, मेरे भी आए थे, मेरे को अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये वेव है, बस ऐसा होता है, वेव नेचर है। अभी तक अपन कॉमन लाइफ में नहीं जानते हैं वेव नेचर है ना। अपन देखते हैं कि कोई गोस्ट बन गया, गोस्ट में क्या हो सकता है कि वेव कैरेक्टर होता हो, अपन को साइंस नहीं समझ जा पाती हो इतना। वो कभी यहाँ कभी वहां ऐसे कभी भी पहुंच जाएगा और दीवार को भी पार कर जाएगा, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का नेचर भी होता है। क्वांटम नेचर अगर आप एक्सप्लेन करोगे, और ये जो वेव नेचर होता है ना, बहुत छोटी चीजों में आता है, बड़ी चीजों में वेव नेचर नहीं होता, ठीक है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव जो होती है उसको ऑर्बिटल कहते हैं, और वो वेव का जो प्रोमिनेंट हिस्सा होता है उसको अपन ऐसे एक शेप देने का कोशिश करते हैं, है ना। उस वेव को पूरा आउटर शेप देने की कोशिश करते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए, देखो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सारे शेप्स ही अपन को अगले चैप्टर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हेल्प करेंगे। बोर तो समझा ही नहीं पाया था। बोर पता है, बोर ने ठीक है घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बताया। अब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम रहा है, वो बॉन्ड इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के फिक्स शेप होते हैं, बॉन्ड इधर ही होगा, इधर ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है? बोर नहीं समझा पाया था, क्योंकि उसने तो एक सिंपल क्लासिकल थ्योरी ले ली थी जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक छोटा सा पार्टिकल माना और वो घूमे जा रहा है गोल गोल। लेकिन आज अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो वेव जिस डायरेक्शन में होगी ना उसी हिसाब से बॉन्ड जो बनेंगे मॉलिक्यूल बनते वक्त उसी हिसाब से डायरेक्शन होंगे। तो यही वो ऑर्बिटल है जो अपन बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इसी कारण से केमिकल बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि वो बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल और व्हाट वी कैन से द इलेक्ट्रॉन का जो वेव है, they are pointing in a particular direction. That's why the bond formation occurs in a particular direction, and that's why the molecules have fixed value of angles, shapes, okay। बट बोर तो समझा ही नहीं पाया था, वो तो पूरा गोल इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ बताया। तो गोल इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कहाँ कहाँ कर सकता है? सब तरफ कर सकता है। तो इधर भी इधर भी इधर भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अपन को ये वाला ये देखना है ना। समझ आया? तो ये तो हो गया शेप। इसके बाद आता है डायरेक्शन। अभी पी ऑर्बिटल मैंने बता दिया। अभी पी ऑर्बिटल ऐसा डंबल है, ये डंबल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
ऐसा है, किस तरह से है ना, डी ऑर्बिटल बता दिया, ये ऐसा है, इस तरह से है, कैसे है, तो वो है ओरिएंटेशन। वो अपन ये वाली चीज अगले टर्न पे देखते हैं, उससे और अपन को क्लियर होगा। और ये बात जो है ना, ये अभी तो लग रहा है कि अपन हवा में कर रहे हैं, बिल्कुल कर ही रहे हैं हवा में, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन जब अपन आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और अपन केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग पे देखने को मिलेगा कि why the molecules are having a particular kind, peculiar kind of a shape, वो इन्हीं से समझ में आएगा। और ये बात भी थोड़ा अपन को रियलाइज होगी कि जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, ये हवा में नहीं पढ़ रहे, एक्चुअली इट दे हैव सम एप्लीकेशंस। समझ आया? तो आई होप ये अंडरस्टूड, सबने समझ लिया। वो टेंशन हो तो अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना, खुद पढ़ना है एक बार, है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा सोचना मत, बहुत ज्यादा मत सोचना, जो भी बात हो लिख के रख लेना, लेमन लैंग्वेज में अगली क्लास में पूछ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस ठीक सर। है, तो क्लास एंड करूं मैं? ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। ओके, Good बाय night. एवरीवन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।